क्या कोई ट्रेन थी जो हमसे मिस हो गई? ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध रुक गया, 15 दिन का सीज फायर हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलेगा, आगे की बातचीत भी होगी। कहाँ होगी? इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। और यही वजह है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीति पर हमलावर है। कह रहा है कि जो काम पाकिस्तान ने किया है वो हम कर सकते थे। कहा जा रहा है कि ये हमारी कूटनीतिक विफलता है। तो आज बात इसी सवाल पर करेंगे और इस पर भी कि क्या पाकिस्तान की भूमिका को ओवर रीड तो नहीं किया जा रहा, क्या वो मीडिएटर है भी या महज एक मैसेंजर की भूमिका निभाता रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव की भी बात करेंगे। भरे केबिन में किसने किसे कह दिया गेट लॉस्ट। फिर वो लूथरा ब्रदर्स याद है ना आपको, गोवा नाइट क्लब वाले जिसमें आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी, उनसे जुड़ी खबर भी आई है, वो भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Rajnigandha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सीज फायर के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका क्या रही। सीज फायर कराने में पाकिस्तान की भूमिका को दोनों पक्षों ने स्वीकार तो किया है, पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने और फिर ईरान ने भी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के आधार पर ईरान पर होने वाले हमले को रोकने का फैसला लिया। 2 हफ्ते का युद्ध विराम फिलहाल रहेगा। ईरान ने भी पाकिस्तान का नाम लिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के प्रयासों के लिए आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने जंग रोकने के लिए लगातार कोशिशें की। गौर करें तो दोनों देशों की स्टेटमेंट की पहली लाइन में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का नाम है। स्क्रीन पर आप वो स्टेटमेंट देख भी सकते हैं। ऐसे सोचिए कि भारत के लिए पाकिस्तान क्या है? वो देश जिसने आतंकवाद के बलबूते हमें परेशान किया, जो अपनी सरजमी पर आतंकियों को सिर्फ पनाह ही नहीं देता, बढ़ावा भी देता है, आतंकी संगठनों को फंड करके खड़ा करता है। हम इस बात को पूरी दुनिया के सामने लाते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने यही किया था, अपनी ओर से डेलीगेशंस भेजे थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका और ईरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के बाद हमने सीज फायर का फैसला लिया है। क्या ये पाकिस्तान की छवि के लिए कोई टर्निंग पॉइंट है? क्या पाकिस्तान की छवि रीजनल एंड ग्लोबल पीस मेकर की शांति स्थापित करने वाले देश के तौर पर बन सकती है? इस पर बात करने से पहले समझना ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान मीडिएटर भी था या उसकी भूमिका अभी तक सिर्फ एक मैसेंजर की रही है? पाकिस्तान को आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान उसका पड़ोसी है। पाकिस्तान की फौज जो है उसके, और वही एक ऐसी फौज है जिसके जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उसकी जनरलशिप से कॉन्टेक्ट तो है ही कभी से कि उनकी आपसी दुश्मनी हो, पड़ोसी हैं, आपसी डिफरेंसेस हो, उनके उनके बहुत डिफरेंसेस हैं। तो एक ही ऐसी फौज है, एक ही ऐसी जनरलशिप है जिसकी डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेक्ट है आईआरजी से, बिकॉज बाकी ईरानियन के और इराकीज के नहीं है इतने कॉन्टेक्ट रिलेशन, और इराक इतना, और बाकी तो गल्फ कंट्री से कोई लेना देना है ही नहीं उनका, और हाउतीज थोड़ी वो करेंगे। तो इसको आप, ये फैसिलिटेटर है, इसका एक्चुअल में इंटरलोक्यूटर या मीडिएटर वो होगा जो टेबल पर जब बैठेंगे और एक साइड को बोलेगा कि आप 19 से 18 पे आइए और 17 से 18 पे जाइए, ठीक है ना। वो पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है, वो किसी की कैपेसिटी नहीं है उसमें। पाकिस्तान ने अभी तक जो जितना भी काम किया वो एक मैसेंजर का काम किया है। जो उनके पास लेटर्स या मैसेजेस आते थे अमेरिका के, वो उसको पास कर देता था, उन लिफाफों को पास कर देता था ईरान में की एम्बेसी को, इमरान की एम्बेसी से ये वहाँ आ जाते थे। तो कोई मीडिएशन तो अभी तक हुआ ही नहीं है वहाँ के ऊपर, न कोई फॉरेन मिनिस्टर गए, न सेक्रेटरी लेवल पे कोई बातचीत हुई या कुछ हुआ। ये तो युद्ध चल रहा था। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी मध्यस्थता करने के लिए, लेकिन ईरान ने मना कर दिया था। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान के साथ 900 किलोमीटर की लंबी जो सीमा है वो लगती है ईरान से। दोनों देशों के बीच गहरे हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस संबंध भी हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं। 1947 में बंटवारे के बाद ईरान पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। 79 की क्रांति जो ईरान में हुई, उसके बाद पाकिस्तान भी ईरान के साथ दोस्ती का धर्म
उसी तरह निभाता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में ईरान के राजनयिक हितों की बात आती है तो पाकिस्तान एज अ रिप्रेजेंटेटिव बात करता है, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में तेहरान का कोई दूतावास नहीं है। पाकिस्तान के दूतावास में आप समझिए कि ईरान का एक कमरा है। ये ईरान की बात थी। आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ निजी स्तर पर अच्छे संबंध बना लिए हैं, कम से कम बैठकों, तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट से ये स्पष्ट होता है। और अगर आप गौर करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ी हैं। पिछले साल पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वॉशिंगटन की यात्रा की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दोनों की मेहमान नवाजी की। उस समय मुनीर सेना की वर्दी में नहीं, बिजनेस सूट में नजर आए थे। ये वही वक्त था जब शहबाज शरीफ भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने के लिए ट्रंप को साहसिक और दूरदर्शी बता रहे थे और मुनीर ट्रंप को नोबेल दिलाने पर अड़े हुए थे। मुनीर ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव कम कराने के लिए ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। दोनों ट्रंप की ही भाषा बोल रहे थे कि उन्होंने ही वॉर रुकवाई है। इसी दौरान ट्रंप का एक बयान देखिए, वेल आई स्टॉप द वॉर, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We are going to make a trade deal with Modi of India. भारत अमेरिका और ट्रंप के इन दावों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर चुका है कि पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ उसमें अमेरिका का कोई भूमिका थी, उनकी कोई भूमिका नहीं थी, भारत ऐसा कहता है। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर ये सीज फायर हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर की मांग की गई, लेकिन ट्रंप दावा करते रहे हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान पर दबाव बना करके सीज फायर कराया। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भी ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं और बदले में ट्रंप कहते हैं आई लव पाकिस्तान। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला। पाकिस्तान नेटो में तो नहीं है पर अमेरिका का सहयोगी था, लेकिन इसी दौरान ऐसे आरोप भी लगे कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर ही हमले कर रहे हैं। फिर 2011 में अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान की ज़मीन पर ही अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को मारा एक ऑपरेशन में। पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। पाकिस्तान पर आरोप लगा कि उसने उसामा बिन लादेन को छिपा करके रखा हुआ था, लेकिन बीते कुछ समय से पाकिस्तान ने अमेरिका से अच्छे रिश्ते स्थापित किए हैं, खासतौर पर ट्रंप 2.0 और आसिम मुनीर शहबाज शरीफ की जोड़ी ने, जो हम गाहे बगाहे देख भी लेते हैं। यानी पाकिस्तान उस स्थिति में था कि वो दोनों देशों से बात कर सकता था, या इसी बात को उल्टा करके देखें तो ईरान और अमेरिका पाकिस्तान के साथ बात करने में कंफर्टेबल थे। दूसरा कोई प्लेयर बीच में बचा नहीं था। ओमान 28 फरवरी से पहले तक कोशिश कर रहा था, लेकिन युद्ध शुरू हो गया तो ईरान ने ओमान को भी नहीं बख्शा। एक तरह से ओमान भी इस जंग में पार्टी हो गया। यूएई, सऊदी सबकी नाक में दम करके रखा हुआ था ईरान ने, इसलिए पाकिस्तान की भूमिका अचानक अहम हो गई। और पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां तो हैं ही, तेल और गैस की किल्लत हमारे यहाँ भी है, लेकिन जो त्राहिमाम पाकिस्तान में मचा हुआ है उससे भारत काफ़ी बेहतर स्थिति में है। अर्थव्यवस्था वहाँ पहले से ही ठीक स्थिति में नहीं थी, इस पर तेल की समस्या और हो गई, आंशिक लॉकडाउन हो गया। दूसरी बात, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 2025 में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तीनों देशों के पुराने रिश्ते तो थे ही और इस एग्रीमेंट से संबंध और मजबूत हो गए। लेकिन अहम क्या है इस समझौते का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी सऊदी अरब पर अगर हमला होता है तो पाकिस्तान की सेना भी लड़ने जाएगी। ईरान सऊदी अरब पे हमला कर ही रहा था। इस युद्ध में सऊदी ने सेना तो नहीं उतारी, लेकिन अगर वो उतारता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ जाती। क्या वो पिछले साल के समझौते के मुताबिक सऊदी अरब के सीधे पक्ष में आ जाता? पाकिस्तान ये अफोर्ड करने की स्थिति में है नहीं। पाकिस्तान अपने दो पड़ोसी मुल्कों से लड़ता रहता है, हमसे और अफगानिस्तान से। ईरान युद्ध के बीच ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ पड़े थे कश्मीर के लिए, तो पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार रहता है। आतंकवाद की फैक्ट्री उसने लगाई ही इसलिए है, लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का समर्थन कर देता है तो ईरान उसका तीसरा पड़ोसी मुल्क होगा जिससे उसके रिश्ते खराब हो जाते, और ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं था, अफोर्डेबल नहीं था। इसीलिए पाकिस्तान मार्च से ही युद्ध खत्म कराने की कोशिश में जुटा हुआ था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की थी। चारों देशों ने मिलकर के समझौता कराने की कोशिश भी की। इसके बाद डार आगे की बातचीत के लिए बीजिंग भी गए। चारों देशों की कोशिश से तो नतीजा नहीं निकला, लेकिन पाकिस्तान कोशिश में लगा रहा। इस बीच अहम यह था कि पर्दे के पीछे चीन उसके साथ था।
अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि आसिम मुनीर ने पिछले 2 दिनों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की थी। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चीन ने भी बातचीत में कुछ हद तक भूमिका निभाई है। ट्रंप ने भी न्यूज़ एजेंसी एएफपी से कहा है कि उनका मानना है कि चीन ने भी संघर्ष विराम पर बातचीत करने के लिए ईरान को राजी किया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने ट्रंप से कहा है कि जब तक ईरान बड़ी रियायतें, मेजर कंसेशंस न दे, तब तक किसी समझौते को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक्सियस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप को उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने सलाह दी कि अगर अच्छी डील मिल रही हो तो उस पर हाँ कर लेनी चाहिए। इस समझौते में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान, कौन विजेता रहेगा, कौन हारा, इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे डेली इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी में मिलेंगे, उसे आप देखिएगा। लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान को धन्यवाद दिया है और दोनों देशों को 10 अप्रैल को साहब इस्लामाबाद का निमंत्रण दिया है बातचीत के लिए। पर अहम बात यह है कि शरीफ ने अपनी पोस्ट में इसे इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया है, यानी पाकिस्तान सीधे सीधे अपने लिए भी पोजीशनिंग कर रहा है। और यहीं पर सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान ने कोई बाजी मार ली क्या? 26/11 मुंबई हमला हो या पहलगाम हमला, भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने टेरर स्टेट, रोग स्टेट के तौर पर पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डेलीगेशंस दुनिया के तमाम देशों में गए, पाकिस्तान की करतूतों को उजागर किया। पर क्या इस्लामाबाद टॉक्स, ये जो शब्द है, ये पाकिस्तान की छवि को कुछ रिपेयर करने की कोशिश है? हमने इस पर एक्सपर्ट से बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दुनिया इस तरह इंपॉर्टेंस नहीं देगी पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है, हम आके पाकिस्तान पे केंद्रित हो जाते हैं। जो ग्लोबल साउथ है, दुनिया में बहुत और मुद्दे हैं ना। क्या 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 दुनिया के साथ वो इस तरह का ट्रेड कर सकता है जो भारत कर सकता है? क्या उसका भारत जैसा मार्केट है? क्या उसके भारत जैसे एंटरप्रेन्योर है? क्या भारत जैसा जो जो डायस्पोरा है दुनिया में फैला हुआ है, क्या उसका इतना बड़ा डायस्पोरा है? नहीं ना। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की जो छवि है वो बदल जाए, इसलिए कि इतने ज़्यादा अधिक देश पीड़ित है पाकिस्तान की आतंकवाद की जो विस्तारवादी नीति थी, जिस तरीके से उन्हीं ने फैलाया, और फिर उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया। अफ्रीका में कितने देश हैं, और बोको हराम का जो लीडर है वो उर्दू बोलता है, अफ्रीकन, इतने साल रहा है पाकिस्तान में, वहाँ उसने ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान में ही उसका संस्था भी बनी थी बोको हराम, जो बाद में अफ्रीका में जाके उसका पूरा ग्रुप फैल गया तमाम आफत में। अलकायदा से निकला, ISIS से निकले पता नहीं कितने ग्रुप, जबहतुल नुसरा और कौन इस तरह से बढ़ गया पूरे भारत के अलावा। मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान के साथ में जो कुछ हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये एक छवि है उनकी। और फिर दूसरी बात ये कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उनके पास कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी भी नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत फेल्ड स्टेट है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ये पाकिस्तान की बात थी। जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उतनी भी तवज्जो मत दे दीजिए, कुछ ऐसा भी एक्सपर्ट मानते हैं जितने का वो हकदार नहीं है। लेकिन भारत में सवाल उठ रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या कोई ट्रेन मिस की? जो काम पाकिस्तान कर रहा है वो क्या भारत को करना चाहिए था? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आज सुबह एक्स पर लिखा कि सीज फायर करवाने में पाकिस्तान ने जैसी भूमिका निभाई है, नरेंद्र मोदी की निजी कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करने और दुनिया को ये यकीन दिलाने की नीति कि वो एक नाकाम देश है, एक फेल्ड स्टेट है, साफ तौर पर सफल नहीं हो पाई है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक दलाल कहकर के खारिज कर दिया था, लेकिन अब खुद को विश्वगुरु कहने वालों की असलियत खुल चुकी है। उनका जो दावा था कि 56 इंच का सीना है, अब सिकुड़कर छोटा हो गया है। उनकी कायरता न केवल इजराइल की आक्रामकता पर उनकी चुप्पी से जाहिर होती है, व्हाइट हाउस में बैठे उनके अच्छे दोस्त जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो ये जयराम रमेश का हमला है मोदी सरकार पर। कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है। एस जयशंकर के दलाल वाले बयान पर भी उसका भी रेफरेंस दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान को दलाल कहा था। कांग्रेस ने इन्हीं बातों को आधार बना करके अब हमला किया है।
भारत के नज़रिए से देखें तो इस बात में तो दो राय नहीं है कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से मिडिल ईस्ट में जो हालात बने उसने दुनिया भर का बड़ा नुकसान किया और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। तेल की किल्लत अब तक नहीं हुई है हमको, लेकिन गैस के लिए एलपीजी के मामले में हमारी हालत थोड़ी ज़रूर ख़राब हुई। हालात ऐसे भी हुए कि गुजरात में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां कारखाने बंद हुए, लोगों के रोज़गार पर संकट आए, होटल रेस्टोरेंट पर कि वो जो इंडस्ट्री है उस पर भी चोट पहुंची क्योंकि खाना बनाने के लिए एलपीजी की कमी थी। बहुतेरे बड़े रेस्टोरेंट तो लकड़ी के चूल्हे पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए और खाना बनाने के लिए गैस आम लोगों को भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही, बुकिंग में समस्याएं आ रही हैं। पलायन तक की नौबत भी आ पहुंची थी, कई शहरों से तो मजदूर लौटे भी। एक तरफ से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम होने का डर बन गया था। इसके अलावा युद्ध का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा है। पिछले लगभग 5.5 हफ्तों में 8 भारतीयों की मौत हुई है, इनमें 3 नाविक शामिल हैं। 7 लाख से ज़्यादा भारतीय वापस लौटे हैं। करीब 1800 लोग ईरान से आए। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और वो भारत को आने वाले कुल रेमिटेंस जो विदेश से भेजी गई कमाई है घर, उसका लगभग 40% भेजते हैं। तो उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बड़ी चिंता थी। इसलिए युद्ध रुकना भारत के भी हित में है। अच्छी खबर है, भारत ने अपने पहले आधिकारिक बयान में सीज फायर का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे स्थायी शांति स्थापित होगी। वैसे विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में बताया कि अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार किया है। सवाल यह है कि क्या हमने मौका मिस किया, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। क्या हमको पाकिस्तान की जगह होना चाहिए था मीडिएटर के तौर पर? ईरान और अमेरिका से हमें क्या बातचीत करनी चाहिए थी? क्या सरकार से कोई चूक हुई? हमने एक्सपर्ट से पूछा। भारत की नीति नहीं रही है इस तरह की मध्यस्थता करने में। मतलब वो अरब के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें वो मध्यस्थता उसने कभी नहीं की। और भारत जो है हमेशा से उसका रोल रहा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट एजेंडे को प्रमोट करना, अमन शांति की बात करना, मगर ये है कि उसने मध्यस्थता नहीं की है कभी। पीस कीपिंग फोर्सेस में भेजना, लेबनान में डिप्लॉय किए थे और दूसरी बहुत से देशों में, अफ्रीका के अफ्रो एशियन कंट्रीज़ में, लेकिन मध्यस्थता का काम इस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ है भारत किसी भी उसमें। इसलिए कि एक ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कि दोनों देश मित्र देश हैं। इजराइल से भी भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी संबंध पुराने संबंध हैं हमारे। हालांकि भला ईरान से कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आई है इस पिछले कुछ समय में, लेकिन ये कि ईरान ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ इग्नोर कर दिया। और फिर उसके अलावा ये है कि अरबों से भी रिश्ते अच्छे हैं। तो वो इस पूरे उसमें भारत में नहीं लगता कि वो पढ़ना चाहता था। दूसरी बात ये कि मध्यस्थता तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये रोल दिया है। पाकिस्तान को अमेरिका ने चूज किया है, पाकिस्तान के कहने पे नहीं मिला है उसको ये रोल। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस मसले पर मीडिएटर की भूमिका निभाना भारत की इच्छा ही नहीं थी। अगर वो इस भूमिका के लिए जाता तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से ये टू मच रिस्की होता और भारत के लिए भी एक ऐसी स्थिति संभवतः आ सकती थी जिसमें उसकी अपनी न्यूट्रल भूमिका कुर्बान हो सकती थी। आगे चल करके उसको भी एक पार्टी बनने के लिए ये स्थिति मजबूर कर सकती थी। हालांकि मेजर जनरल विशंभर दयाल का मत भी कमर आगा से अलग है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ G20 जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध रुकवाने की ही बात नहीं है, भारत को जनवरी फरवरी में भी कोशिशें करनी चाहिए थी कि सभी पक्षों से वो बात करे और जो भी इस युद्ध का हिस्सा नहीं है उनसे भी बात करनी चाहिए थी और इस बात पर जोर देना चाहिए था कि युद्ध की नौबत ही ना आए, तभी हम वैश्विक पटल पर अच्छे से नजर आते। भारत बहुत मुद्दों पर बिल्कुल चुप है और काफी लोग उस चीज को ये सराहना कर रहे हैं कि भाई शायद ये भारत के लिए ठीक है, क्योंकि लड़ाई के बाद आखिर दोनों देशों से सरकार को बातचीत तो करनी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं। भारत जैसे जैसे भारत दुनिया में उभर रहा है, भारत सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ी है। आप मतलब G20 ऑर्गेनाइज थोड़ी कर दोगे, आप सिर्फ ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कर दोगे इधर बुला के दुनिया भर के। आपको जब ऐसा वक्त आता है तो उसमें भारत को मैं समझता हूँ, मेरा बहुत दिन से, मैं तो
यूक्रेन उस युद्ध पे भी कह रहा था भारत को पहल करने का हक बनता है, भारत का हक नहीं, मतलब भारत को पहल करने की मेरी ये है कि भारत को जरूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि और जनवरी में करनी चाहिए थी कि भैया लड़ाई नहीं होनी चाहिए। भारत जनवरी में, और भारत की बहुत रीच है। देखिए भारत भी तो चाइना के साथ ये बात कर सकता था, भारत रशिया के साथ भी बात कर सकता था, भारत ईरान के मुद्दे पर मैं समझता हूं कि भाई अमेरिका को छोड़ के बाकी इंग्लैंड, फ्रांस, सबसे अच्छे रिश्ते ना जर्मनी, ये सब मैटर करते हैं, सऊदी अरेबिया, भारत की सबके साथ है। और एक विजिबल दुनिया में हो कि भाई भारत की जो कूटनीति है वो विजिबल है। जब आप इनविजिबल हो तो लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तरफ के नजरिए दिखाए, युद्ध से जुड़ी अपडेट और भारत की कूटनीति से जुड़ी बाकी खबरें भी हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। अब बड़ी खबर से आगे बढ़ते हैं, सुर्खियों की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले टीएमसी और चुनाव आयोग में घमासान जारी है। टीएमसी का आरोप वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के नाम पर जानबूझकर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। 7 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट आई तो 90 लाख वोटर्स के नाम कट गए। इस बारे में 8 अप्रैल को टीएमसी सांसदों का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचा। डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समय समय पर चुनाव आयोग को लिखे 9 लेटर सीईसी ज्ञानेश कुमार को दिए। 9 लेटर्स में ममता ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए, वोटर्स के नाम काटे जाने, चुनाव से ठीक पहले अधिकारियों के ट्रांसफर पर आपत्ति भी जताई है। मीटिंग कितनी देर चली? करीब 7 मिनट, और इतनी ही देर में हीटेड आर्गुमेंट हो गए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सवाल पूछा, ममता की चिट्ठियों का जवाब आयोग ने अब तक क्यों नहीं दिया? डेरेक अपने साथ तमाम कागज पत्तर भी लाए थे। इसमें एक फोटो भी थी जिसमें चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे थे। फिर जब ज्ञानेश कुमार ने इस पर जवाब देना शुरू किया तो डेरेक उन्हें बीच में ही टोकने लगे। पूछा कि सिर्फ आप ही क्यों बोल रहे हैं, बाकी के 2 चुनाव आयुक्त क्यों चुप बैठे हैं? इंडिया टुडे की ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट के मुताबिक बात इतनी बढ़ गई साहब कि डेरेक ओब्रायन ने साफ कह दिया कि मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं है। जिस पर ज्ञानेश कुमार बोले कि अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है तो आप जा सकते हैं। गेट लॉस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद गुस्से में टीएमसी नेता बाहर आ गए। मीडिया के सामने चुनाव आयोग पर उन्होंने निशाना साधा। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया जिसकी भाषा पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। पोस्ट में लिखा था कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की इस पोस्ट पर आलोचना की। उन्होंने आयोग पर बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोप लगाए। दूसरी ओर भाजपा के भी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। मीटिंग के बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मीडिया से बात की। बंगाल में जिस तरह से वहां पर स्थापित सत्ता के खिलाफ वातावरण निर्मित हुआ है, वहां की सरकार के प्रति जनता का मोह भंग हो गया है और टीएमसी निराशा, हताशा, उदासी के दौर से गुजर रही है। सत्ता परिवर्तन का दृश्य स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाई दे रहा है और इसी कारण से बौखलाहट में जिस तरह के वक्तव्य वहां के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारियों को, सीआरपीएफ के जवानों को जिस तरह से उनका मनोबल तोड़ने वाली बात कही जा रही है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है और निंदनीय है। और आपको याद दिला दें कि 9 अप्रैल को असम में वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होगी। अगली सुर्खी, लूथरा ब्रदर्स को जमानत मिल गई है। वही लूथरा ब्रदर्स जिनके गोवा वाले क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। 5 महीने से जेल में बंद दोनों भाई अब बाहर आ जाएंगे। दोनों भाइयों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ 2 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर धोखाधड़ी और जालसाजी को लेकर, जिसमें आरोप लगा कि दोनों ने फर्जी सिग्नेचर और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके क्लब में शराब बेचने के लिए लाइसेंस हासिल किया। आज इसी मामले में दोनों को गोवा के सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। शो लिखे जाने तक जजमेंट की कॉपी नहीं आई है। लूथरा बंधुओं के वकील पराग राव ने दोनों को जमानत मिलने की
पुष्टि की है। दूसरी एफआईआर में आरोप गैर इरादतन हत्या और लापरवाही को लेकर था। इस मामले में उन्हें 1 अप्रैल को ही जमानत मिल गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि ये आरोप हत्या जितना गंभीर नहीं है। हत्या में सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है, लेकिन ये अपराध उस कैटेगरी में नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है, ऐसे में उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना ट्रायल से पहले की सजा जैसा होगा। आपको याद दिला दें, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक हैं। 6 दिसंबर 2025 को क्लब में आग लग गई थी और इस हादसे में क्लब के 20 स्टाफ और 5 पर्यटकों की जान चली गई थी। दोनों भाई आग लगने की खबर पता चलते ही देश छोड़ करके थाईलैंड भाग गए थे। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश के बाद उन्हें 10 दिन के भीतर वापस भारत लाया गया था। तब से वो गोवा की कोलवाले जेल में बंद हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।